हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब दोस्त। तो मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। तो जुड़ जाइएगा जल्दी से सभी दोस्त। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आज की क्लास जो है, आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पॉलिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीपीएसपी कवर करेंगे, ठीक है। डीपीएसपी ये कवर करेंगे। देन इसके बाद जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कह सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको कुछ कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है सभी दोस्त? वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा अगर अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, समझ आते हैं तो। और साथ में जो कुछ भाई हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए, किसी क्वेश्चन में कोई टाइप की प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप बता सकते हैं अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व जो है वो किया जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो टोटल जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। और ये 42nd जो नंबर की अमेंडमेंट हुई थी 1976 की, जो कि 42nd अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड की गई थी। और एक कमेटी जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर है? स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो एक नाम बन जाता है जिसकी रिकमेंडेशन पे आप कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ आए थे। ये होगी कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें से बताना है हमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक? पहला ऑप्शन बोलता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वायलेंस वगैरह नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी सेव करनी है, ये है। दूसरा कहता है कि स्पिरिट ऑफ कॉमन डिसोनेंस क्या होता है कि मतभेद करना, कि क्या हमें ये भावना सभी में फैलानी चाहिए कि हम मतभेद करें, मतलब असमानता करें, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये गलत होता हुआ दिखता है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है। बेसिकली अगर आप मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, मान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, नेशनल फ्लैग है, उसकी रिस्पेक्ट करना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, जो कुछ नेशंस के ग्रेट लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके थॉट्स पे उतरना, ये सब चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं कुल मिला के फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको जोड़ा गया था। जैसे आपको स्टार्टिंग में ही क्लास स्टार्ट होते ही मैंने बताया आपको कि 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिस अमेंडमेंट को कहते हैं वो है 42nd अमेंडमेंट, इसमें जो है इनको जोड़ा गया था। और टोटल जो है वो कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन दोस्तों को आंसर्स आते होंगे वो अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जो है उनके आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो किस आर्टिकल में आती हैं, ये चीज़ सुन लीजिए सबसे पहले। तो आर्टिकल नंबर 51A, अगर सिंपल पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मेरे भाई वो कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो आर्टिकल नंबर 51A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएंगी। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब इन्होंने पूछा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कितनी होती हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो होती हैं, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। कितनी होती हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए अगर आप जीडी लेवल का एग्जाम देंगे, जहाँ उससे भी नीचे, ठीक है, एमटीएस लेवल का हो गया, जहाँ क्लास 4th के एग्जाम्स जो निकलते हैं तो उनके लिए देंगे, तो उसमें सिंपल आपसे डीपीएसपी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, वो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, कि डीपीएसपी की फुल फॉर्म बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उन्होंने ये पूछा है कि डीपीएसपी जो है ये हमने किस देश से बोरो किया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी देशों से कुछ पार्ट जो है वो हमने अच्छे जो फीचर्स लगे, जो होने चाहिए एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो सब लिए हैं। तो इनमें पूछा गया है डीपीएसपी का। चलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीएसपी की बात कर लेते हैं। तो डीपीएसपी जो है मेरे भाई आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहाँ तक क्लियर है? चलिए इसके सिवा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लीजिए। बात करते हैं जापान की। तो जापान से जो है जो लिया गया है, लिख लीजिए। अगर आप कुछ बच्चे जो हैं वो नोट्स बनाते हैं, आई थिंक आज कल एक बच्चे ने नोट्स भेजे थे, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा,
चलिए फिर बताऊंगा, ठीक है। तो जो नोट्स बनाते हैं वो बच्चे, उनके लिए लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ठीक है। ये लिया गया है जापान से। इसके सिवा साउथ अफ्रीका से इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई, साउथ अफ्रीका लिखिए, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी हम संशोधन करते हैं ना, संशोधन जो करते हैं, आप सभी को मालूम है, जैसे 42 नंबर की अमेंडमेंट हो गई, और भी बहुत सारी 86 नंबर की अमेंडमेंट, 61 नंबर की अमेंडमेंट जिसमें वोटर एज जो है वो रिड्यूस की गई थी, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया उसके बारे में। तो वो सभी जो हैं, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। इसके सिवा जर्मन लिख लीजिए, जर्मनी ऊपर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, जर्मन का लिख लीजिए सस्पेंड फंडामेंटल राइट। कल की क्लास में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कब सस्पेंड होते हैं। आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिन जिन बच्चों ने कल की क्लास अच्छे से लगाई है, जिन्होंने सुना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कब सस्पेंड जो है वो किए जाते हैं, और कौन कौन से दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स और भी बताए थे मैंने, कौन से आर्टिकल हैं वो जो सस्पेंड एमरजेंसी बोल रहा हूँ उसके दौरान जो है नहीं किए जाते, ठीक है। तो जल्दी से उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, आयरलैंड रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोल रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर यानी कि रशिया, ठीक है। रशिया जो है यहां से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सबसेक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज डील विद। एक फंडामेंटल ड्यूटीज में ना एक सेक्शन है, सब सेक्शन बनाया हुआ है, जी करके मेंशन जिसे किया गया है, ठीक है। वो जो है वो किससे संबंधित है, क्या वो चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव, क्या वो प्रोटेक्शन और इम्प्रूव करने को, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करने के लिए संबंधित है, या सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, कल्चर को बचाने के लिए या उसकी संस्कृतियों को बचाने के लिए, किसके लिए जो है वो सब सेक्शन जो है वो सब सेक्शन जो है वो मेंशन की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में। यहाँ तक क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, अगर कोई किसी टाइप का डाउट रह जाता है तो मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में डाउट जो है अपना मेंशन कर दिया करिए, वहाँ पे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे बात की गई है इनिशियल जो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई थी। टोटल जो है वो तो 11 है, बट जो फर्स्ट 10 है, फर्स्ट 10 इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 10 जो है पहले 10 मौलिक अधिकार जो हैं वो कब ऐड किए गए थे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, स्टार्टिंग में ही बताया, तो 42 नंबर की अमेंडमेंट में, कौन से नंबर की, 42वें नंबर के संशोधन में जो है वो ऐड किए गए थे। और ये संशोधन जो है वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द डैश यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये प्रत्येक भारत के हर एक नागरिक की जो है वो जिम्मेदारी है कि वो रक्षा करे, और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है एकता और अखंडता बनाए रखे। और इसकी जगह एक और वर्ड जो है वो ऐड होगा, वो होगा सॉवरेनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऑटोनॉमी नहीं बनता, अथॉरिटी, प्राइवेसी, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आप कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं भी मालूम होगा तो ये सूटेबल नहीं है, सूट होंगे नहीं। तो सॉवरेनिटी जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें डीपीएसपी जो है वो कौन सा नहीं है, इनमें कौन सा जो है वो डीपीएसपी नहीं है। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, जो कि मैंने आपको एक क्लास पहले भी मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था, जिसमें कि वो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो अच्छा कर देते हैं, खान पान जो है बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है, जिसमें स्टेट का ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल सही रहेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वीकर सेक्शन जो होते हैं, कमज़ोर वर्ग जो होते हैं, जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, उनके लिए मतलब कि प्रमोट करना चीज़ें उनके इंटरेस्ट में, उनके हित में।
और सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने बोला है कि नॉट अ डीपीएसपी, ठीक है, नहीं है जो वो कौन सा है, तो साइंटिफिक टेम्पर जो है उसको डेवलप नहीं करता है डीपीएसपी। उसके साथ साथ ही ये पॉइंट याद रख लीजिए, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाता है, बीकर सेक्शंस की जो डिमांड होती है जहाँ उनके जो इंटरेस्ट हित के कार्य होते हैं उनको करता है, और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से जो है वो भी अलग करता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच कमेटी रिकमेंडेड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी एक कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जिसने कि ये मेंशन किया, ये बात बताई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भारत के संविधान में होनी चाहिए, डलनी चाहिए। तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा भाई वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ रहे होंगे अच्छे से, क्लास में मज़ा भी आ रहा होगा डेफिनेटली। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा मज़ा वगैरह ना लिया जाए क्लास में, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा जाए। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट वगैरह रहता है, स्टडी के रिलेटेड स्पेशली मैं बोलता हूँ, कोई डाउट रहता है, कोई मेरी किसी टाइप से हेल्प चाहिए हो, तो डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वगैरह दिए रहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मैसेज के थ्रू भी जो अपनी बात बता सकते हैं। क्लियर है? तो अब जो है, अब क्वेश्चंस करेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के, डीपीएसपी और उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? नॉट, ये वर्ड जो है ना, ये बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन में दिया होता है, बट हम जल्दी जल्दी में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका ध्यान नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि इनमें से लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सा बजट जो है वो पेश नहीं करती, या कौन सा उससे संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? इनमें से लेजिस्लेटिव असेंबली का कौन सा सेशन नहीं है? अब देखिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप देखेंगे बजट, मॉनसून, विंटर, स्प्रिंग, तो आप बोलोगे ये तीन तो आगे सीजन्स के, तो इसका मतलब ये तीनों होंगे, और ये अलग ही दिख रहा है, ये नहीं होगा। क्लियर? ऐसा कुछ दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? बट देखो ध्यान से, स्प्रिंग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने नॉट लिखा है, तो स्प्रिंग सेशन करके वैसा कुछ जो है वो नहीं होता है। बात करते हैं बजट सेशन की, तो बजट सेशन होता है जो कि फरवरी से लेके मई के महीने तक होता है। मॉनसून सेशन भी होता है, ठीक है, मॉनसून होता है जुलाई से लेके सितंबर तक। मतलब आप सिंपल कह लीजिए, मॉनसून कब आते हैं भाई? जुलाई से सितंबर के बीच बीच में मॉनसून होते हैं, तो उन दिनों में मॉनसून सेशन होता है। फिर विंटर सेशन है, अगर पूछ ले जाए किस मंथ में होता है, तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को ये तो मालूम है ना कि सर्दियां जो है वो किन महीनों में आती हैं? साल के आखिरी महीनों में, नवंबर और दिसंबर में आती हैं। क्लियर है? ये चीज़ें याद रख लीजिए। बस बजट सेशन है, इसका कुछ हो सकता है तो आप ये फरवरी में ही याद कर लीजिए, ऐसा कुछ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, हाँ ये क्वेश्चन रहेगा पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर द डैश द प्रेसिडेंट शेल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर ऑन द फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन ऑफ ईच ईयर। देखिए, प्रेसिडेंट जो है दोनों सेशन, राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों सेशंस को जो है पार्लियामेंट में एक साथ बिठाता है साल के पहले सेशन में। हर साल जब भी चढ़ता है तो पहले सेशन में बिठाता है। तो ये जो है पूछा गया सिंपल सा कि ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो आर्टिकल नंबर 87A। जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं ट्राई करूंगा आपको हाईलाइट करवा दूंगा, जहां ऊपर स्टार मार्क जो है वो कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन पे जो लिखवा रहा हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई, ठीक है। इतना ध्यान रखिए कि जितना कंटेंट आपको मिल रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि चैनल की ग्रोथ नहीं है या बड़ा चेहरा नहीं है तो चीज़ें इतने हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट करके देखिए, जितना पढ़ा रहा हूँ अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, जीके जीएस की मैंने आपसे जिम्मेदारी ली है वो आपको कवर करवाऊंगा। मैथ रीजनिंग भी बीच बीच में आपको क्लास जो है वो देता रहा करूँगा, ठीक है। फुल चैप्टर दिया करूँगा, फुल चैप्टर एक्सप्लेन किया करेंगे एक ही दिन में मैराथन करके। बस इतना कह रहा हूँ, चेहरा ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी जो आपको कंटेंट मिलेगा वो क्वालिटी का मिलेगा, इतना विश्वास आप मेरे पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा जो है चुने जाते हैं या चयनित किए जाते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, लोगों के द्वारा, या फिर लोकसभा के द्वारा। लोग जो हैं वो किसको वोट करते हैं? डायरेक्ट हेड को करते हैं, पीएम को करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे।
लोकसभा जो है, लोकसभा तो राज्यसभा के ऑपोजिशन में रहता है, ठीक है, तो लोकसभा नहीं चुन सकता। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, ये एक ही आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं चुनेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मेरे भाई, आप सभी याद रखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स होती हैं, तो 250 जो है वो सीट्स होती हैं। बात कर लीजिए करंटली कितनी सीट्स हैं, तो 245 जो है वो करंटली सीट्स हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्वेश्चन बनता है राज्यसभा से रिलेटेड कि इनका टेन्योर, ठीक है, इनका टेन्योर जो है वो कार्यकाल जो है वो कितने टाइम का होता है, तो 6 ईयर्स जो है इसमें आंसर रहेगा। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितना, 6 साल का कार्यकाल इनका होता है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा हैज़ अ फिक्स्ड टर्म ऑफ डैश ईयर एंड कैन डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। देखिए लोकसभा जो है वो आपको पता है कि कई बार ना ये क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को बोल के बता रहा हूँ कि हु कैन डिसमिस दी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। बट राज्यसभा की जगह अगर लोकसभा होगा तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, मतलब लोकसभा का अगर सेशन चल रहा होगा तो प्रेसिडेंट उसे रोक सकता है। एक बात ये हो गया क्वेश्चन, ये याद कर लीजिए। दूसरा नंबर इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल, उनका टाइम पीरियड, उनका टेन्योर जो है वो कितना होता है, तो 5 साल का, ठीक है, कितना, 5 ईयर्स उनका टेन्योर होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया राज्यसभा का कितना होता है, तो 6 ईयर्स का जो है वो राज्यसभा का होता है, और लोकसभा जो है, लोकसभा का 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। क्लियर है? जहाँ तक किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट रह गया हो, अभी तक के जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी तक के जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। चलिए तो तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड। वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी भी इलेक्शन होती है। तो उन्होंने सिंपल यही पूछा है कि कौन से भारत के कौन से आर्टिकल के अंदर, अनुच्छेद के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो होती है। क्लियर है? ये चारों आर्टिकल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की। इसमें इलेक्शन होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। लिखिए जो कुछ भाई हैं लिखते जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 63 की बात करें, ये बोलता है शैल बी, एक मतलब वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 66 ये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 66 के अंदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। फिर आर्टिकल नंबर 74 की बात करें तो ये बोलता है शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो है वो होनी चाहिए। ये आता है किसके अंदर? आर्टिकल 74 के अंदर। तो इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है? आर्टिकल नंबर 66, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। तो 1947 के बाद जो है वो किस प्रेसिडेंट का इनमें से जन्म हुआ है। ये नहीं पूछा गया है कि उसके बाद कौन सा प्रेसिडेंट बना है, इन्होंने पूछा कि बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में किस राष्ट्रपति का जन्म जो है वो हुआ है। प्रतिभा देवी पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या फिर प्रणब मुखर्जी। तो बिल्कुल सही जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई? द्रौपदी मुर्मू रहेगा, जिनका जन्म हुआ है 1958 में जो है इनका जन्म हुआ है। और इसके ऊपर ना एक और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं या कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू का जो है नंबर पूछा जा सकता है, तो 15वें नंबर के जो है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति जो है वो बनी हुई है। डेट ऑफ बर्थ है 1958। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर आर देयर इन राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। बहुत बढ़िया, इन्होंने ये चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है। इन्होंने बोला है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में ना कुछ मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा भी इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उसके द्वारा भी कुछ मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल मेंबर्स जो हैं वो कितने होते हैं राज्यसभा के? टोटल मेंबर होते हैं 250। करंटली अभी कितने हैं? तो अभी हैं 245 मेरे भाई। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूटी से जो है वो कितने जाते हैं? तो 238 मेंबर्स जाते हैं। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कितनों को करता है? तो 12 मेंबर्स,
ठीक है। 238 + 12 250 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12 मेंबर्स जो है मेरे भाई वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 मेंबर्स जो हैं वो आते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन में? कोई डाउट किसी भाई को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू लोकसभा एंड राज्यसभा डोंट एंजॉय इक्वल पावर? किस मुद्दे में जो है लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर इनमें से नहीं मिलती है? ठीक है, मान लीजिए कि लोकसभा को जो है आप कह सकते हैं कि लोकसभा के फेवर में ज़्यादा हो गया या राज्यसभा के फेवर में ज़्यादा हो गया, तो लोकसभा के फेवर में कम हो गया, वो चीज़ पूछी गई है। तो इम्पीचिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर पासिंग ऑफ मनी बिल। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवाया था, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल नंबर 109 आई थिंक बताया था। आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 109 जो है आपको मैंने बताया था इसके बारे में। क्लियर है? आ रहा है कुछ याद कि नहीं? चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो इसका आंसर जो है वो पासिंग ऑफ मनी बिल रहेगा। तो मनी बिल जो है मेरे भाई, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से जो है वो पास होता है। राज्यसभा में भी जाता है, राज्यसभा में भी जाता है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में नहीं जाता, बट राज्यसभा का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो राज्यसभा का उसमें कोई अधिकार जो है वो नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा जो है उन चीज़ों को कर सकती है। तो 14 डेज का उसमें टाइम पीरियड होता है। तो राज्यसभा क्या करती है, 14 डेज में उसको पास करके जो है वो वापस लोकसभा को देगी ही देगी। तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ उसमें सजेशन दे सकती है कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसमें आप ये चेंज कर सकते हैं, बट वो भी लोकसभा की मर्जी है, आगे वो माने ना माने वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो पासिंग ऑफ मनी बिल, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में भेदभाव थोड़ा सा देखने को आपको मिल जाता है। क्लियर है? तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं, लास्ट तक बने रहे हैं आप, तो मेरे भाई सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आने वाले जो भी क्लासेस होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, जो वीडियोज़ होंगे, वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। आपकी प्रेपरेशन में जो है वो कोई कमी ना रहे और जॉब आपकी जो है आप पक्की कर सकें। क्लियर है मेरे भाई जहाँ तक? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जहाँ तक बने रहने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए। तो इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन कह सकते हैं आप प्रेपरेशन का है। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह रह जाए, किसी कोई क्वेश्चन में कोई टाइप की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से पूरी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।